हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स अध्यापिका। आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, सो विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन डेप्थ एंड डिटेल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम? National income refers to the sum total of the factor income that is earned by the normal residents of a country during an accounting year. इस definition के अंदर दो सबसे most important points हैं. First is the factor income and the next is the normal residents. सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनल इनकम में वही इनकम्स आएंगी जो फैक्टर इनकम होगी। फैक्टर इनकम हमारी अर्नड इनकम होती है, मतलब जब हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बदले में हमारे को वो बंदा पेमेंट देता है तो वो फैक्टर पेमेंट्स होती हैं। मतलब यहाँ पर दोनों इंसान एक दूसरे को कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। हम इसके एग्जाम्पल में ये लेते हैं कि हाउस होल्ड्स के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, राइट। We as households are the owner of factor of production. Factor of production क्या क्या होता है? Land, labor, capital, entrepreneurship. So we as the owner of the factors of production provide these factor of production to business, right? And business हमें बदले में factor payments देते हैं, right? जैसे कि land के बदले पे आपको rent मिलता है, लेबर के लिए सैलरी या वेजेस मिलती हैं, कैपिटल के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो ये सारी फैक्टर पेमेंट्स हो गई। सो फैक्टर पेमेंट्स आर द मॉनेटरी वैल्यू दैट इज एक्सचेंज्ड फॉर द सर्विसेज दैट यू हैव प्रोवाइडेड। Here you have to understand that the transaction is a bilateral transaction. इसका मतलब ये है कि दोनों इंसान एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हाउस होल्ड बिजनेस को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो बदले में जो बिजनेस है उनको फैक्टर पेमेंट दे रहा है, राइट। सो यहाँ पर ये अर्नड इनकम होती है क्योंकि ये आपको मुफ्त में नहीं मिल रही, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद मिल रही है। इसके बदले में आपके पास जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसफर इनकम। सपोज आपको आपका स्कूल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो आपको बोलते हैं कि हम आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप देंगे। यहाँ पर वो 1 लाख रुपीज़ जो आपको मिलेंगे वो आपने अर्न नहीं करे हैं, वो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको एक तरीके का ग्रांट मिल रहा है। यहाँ पर ट्रांसफर इनकम वो इनकम्स होती हैं दैट आर गिवन इन एक्सचेंज ऑफ नो सर्विसेज। यहाँ पर कोई सर्विसेज नहीं होती, ये आपको यूनिलैटरली मिलती हैं, मतलब कोई आपको ट्रांसफर कर रहा है मनी। स्टूडेंट्स, नाउ विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी बिफोर वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बोलोगे वो सारा एरिया जो इंडिया के पॉलिटिकल मैप में लाई करता है, राइट। कोई भी इंसान यही बोलेगा कि जो इस बाउंड्री के अंदर सारा का सारा एरिया है वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, राइट। आप भी यही सोचोगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी यही होती है। बट नेशनल इनकम को जब हम समझते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी का थोड़ा सा मतलब ऑल्टर हो जाता है, ठीक है। नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी को पहचानने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। वो सारी बाउंड्रीज जहाँ पर इंडिया के पीपल, इंडिया से गुड्स, इंडिया से सर्विसेज फ्रीली मूव हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं, ठीक है। सपोज हम एक फन एग्जाम्पल लेते हैं। यूएसए की एम्बेसी है इंडिया के अंदर। क्या इंडिया के गवर्नमेंट गुड्स, सर्विसेज और पीपल इस यूएसए की एम्बेसी के अंदर फॉरवर्ड या मूव कर सकते हैं फ्रीली? द आंसर इज नो, ओके। यहाँ पर जब भी आपको एम्बेसी सुनाई दे, आपको ऐसा अज्यूम कर लेना है कि इंडिया के अंदर एक मिनी यूएसए है। नाउ ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए है, ये वैसे मिनी यूएसए नहीं है, बट आपको ये मान लेना है कि ये मिनी यूएसए है।
सपोज यहीं पर जापान की हम लोग एम्बेसी की बात करें तो भी इंडिया के अंदर मिनी जापान है। मतलब यूएसए की एम्बेसी, जापान की एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के गुड्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी। दो ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हैं, मुंबई में सिचुएटेड हैं, लेकिन ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर गुड्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब यहीं पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, सपोज हम यूएसए का एग्जाम्पल लेते हैं। यूएसए के अंदर इंडियन एम्बेसी है, तो क्या यहाँ पर ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी? आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वो गुड्स को, पीपल को, सर्विसेज को फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेशक ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं है, ये यूएसए के अंदर सिचुएटेड है, बट ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है भाई। ठीक है, तो मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी वैसे तो अगर आप किसी से पूछो तो वो पॉलिटिकल बाउंड्री कहेगा, बट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक टेरिटरी where the goods, services and people of a country can freely move. Okay? Now let's take another example. Okay? अभी तक हमने ये समझा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज यहाँ पर इंग्लैंड है और यहाँ पर यूएसए है। ओके, सपोज इंग्लैंड और यूएसए के बीच में एयर इंडिया की फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। ना तो वो इंडिया के एयर के ऊपर है, एयर स्पेस के ऊपर है, राइट? इंडिया का एयर स्पेस तो इंडिया के ऊपर ही होगा। यहाँ पर वो इंग्लैंड और यूएसए के बीच में ऑपरेट कर रहा है एयर इंडिया। ठीक है, बट क्या वो प्लेन, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है? आंसर इज यस, बिकॉज एयर इंडिया इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड होगा, राइट? ये इंडिया की कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड है, इंडिया की कंपनी का प्लेन है, तो यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट फ्रीली पीपल को मूव कर सकती है। तो ये बेशक ये प्लेन इस एयर स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, बट ये है इंडिया की ही टेरिटरी। बिकॉज हमने क्या सीखा, हम बिल्कुल भी डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं देखेंगे, हम वो सारी प्लेसेस देखेंगे जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लोगों को, गुड्स को, सर्विसेज को फ्रीली मूव कर सकती है। तो क्या इस एयर इंडिया की फ्लाइट पे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी एक इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो गया। उस इंडिया की एक शिप यूएसए में पैसिफिक ओशन, यूएसए के सराउंडिंग पैसिफिक ओशन है, राइट? वहां पर किसी भी डॉक पे खड़ी है, ठीक है, किसी भी डॉकयार्ड पे खड़ी है, गुड्स को अनलोड कर रही है या लोड कर रही है, कुछ भी अज्यूम कर लो। तो जो इंडिया की शिप वहां पर है, यूएसए के पास खड़ी है, क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? बिल्कुल है। वाई? बिकॉज अगेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियाज नेम, राइट? सो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो सारी शिप्स, वो सारी एयरक्राफ्ट्स जो कि इंडिया के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, वो भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। बेशक वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ना खड़े हो, या ना ऑपरेट कर रहे हो, या ना उड़ रहे हो, वो किसी भी एयर स्पेस में उड़ रहे हो, बट अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो दे आर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज फिशिंग वेसल, ऑयल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। अब ये क्या होता है? सपोज हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं इंडियन ओशन का, ठीक है? क्या पूरा इंडियन ओशन इंडिया का है? बिल्कुल भी नहीं। सो इंडियन ओशन के ऐसे पार्ट्स हैं दैट आर नॉट ऑपरेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, राइट? सपोज ऑयल रिग्स क्या होता है, यहाँ पर आपके इंजीनियर्स जाते हैं, वो उन प्लेटफॉर्म्स पर रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स ओशन के बीच में खड़े हुए होते हैं। यहाँ पर इनके पास जो लोग हैं उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिवर में से मिनरल्स को, ऑयल को, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये ऑयल रिग्स कहीं पे भी सिचुएटेड हो सकते हैं, किसी भी ओशन के अंदर, किसी भी रिवर के अंदर, जहाँ पर भी उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है।
मैं आपको एक पिक्चर भी अटैच करके दूंगी स्क्रीन पर इस टाइम पर ऑयल रिग्स की, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो ऑयल रिग्स पर इंडियन वर्कर्स ही काम कर रहे हैं, इंडिया से ही वर्कर्स जाकर ऑयल रिग्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ये तो इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर है ही नहीं, क्या वो यहाँ पर है? बिल्कुल भी नहीं, वो इंडिया से इतनी दूर है, बट क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है? यू विल टेल मी द आंसर। हमारे अकॉर्डिंग हम वो सारी प्लेसेस देखते हैं जहाँ पर गुड सर्विसेज और पीपल कैन मूव फ्रीली। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है? आंसर इज येस। सो हमारा ही डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई है, ठीक है। नाउ अगेन, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स। मैंने एम्बेसीज तो बता दिया बेटा, कॉन्सुलेट्स वो लोग होते हैं जो कि कंट्री में दूसरी कंट्री से आते हैं अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। एक फन एग्जाम्पल में, अगर इंडिया से कोई पर्सन या मैं एज अ कॉन्सुलेट यूएसए जा रही हूँ, तो मैं यूएसए में काम करूँगी इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्सुलेट्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही भेजता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सुलेट्स हैं, ये ऑफिस होता है कॉन्सुलेट का, तो ऑफिस जो है कॉन्सुलेट का वो भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई, बेशक वो यूएसए में बैठे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। बेटा अगर आपको पता हो, जब वॉर्स वगैरह होते हैं तो एक कंट्री से आर्मी जाती है दूसरी कंट्री में, अगर उनके गुड रिलेशंस हैं तो वहाँ पर वो अपने इस्टेब्लिशमेंट्स बनाते हैं, इसको हम लोग डिप्लॉयमेंट कहते हैं। जब मिलिट्री मैन दूसरी कंट्री में जाकर लड़ते हैं उस कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर वो अपने इस्टेब्लिशमेंट्स बनाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहीं पर रहते हैं, सोते हैं। उनको 3 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, एज लॉन्ग एज द वॉर इज गोइंग ऑन दे आर स्टेइंग देयर, ओके। सो जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स वहाँ पर हैं, वहाँ पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इंडिया के गवर्नमेंट का, राइट। सपोज बांग्लादेश में वॉर चल रहा है, अगर अज्यूम करो, और मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्मी भेजती है बांग्लादेश में, तो जहाँ पर उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स होंगी वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ही मानी जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने बोला कि एम्बेसीज, हमारे कॉन्सुलेट्स, हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, या फिर जो भी हमारे एयरक्राफ्ट्स हो गए, शिप्स हो गए, ये सब चीज़ें जो इंडिया की हैं, अगर ये इंटरनेशनली पड़ी हुई हैं या काम कर रही हैं वहाँ पर, तो ये इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि बैंक्स या फिर इंडिया की कोई कंपनी अगर यूएसए में ऑपरेट कर रही है, तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं। इस केस में आपको कुछ एक्सेप्शंस याद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड। अब कोई भी बच्चा क्या सोचेगा, यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यार मुझे लगता है इंडिया के पीपल फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं, तो चलो ये इंडिया का पार्ट हो गया। बट नो, यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन याद रखनी है कि जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं सिर्फ वही डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। तो अगर कोई बैंक है जो कि इंडिया का है बट फॉरेन में ऑपरेट कर रहा है, तो उसको उन्हीं कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमारा गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल नहीं रख सकता। अगर कोई रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो यहाँ पर वो इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, उनका गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रोल नहीं लगा सकता, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि कोई बैंक हो गया या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो गई, कोई इंडियन कंपनी सपोज रिलायंस यूएसए में ऑपरेट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है? नो। यहाँ पर आपको याद रखना होगा बैंक्स, प्राइवेट कंपनीज जो कि उसी कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगी, वो चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नो, दिस इज नॉट आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, ओके। द नेक्स्ट इज इंडियन एम्बेसी इन चाइना। मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी कंट्री में कोई इंडियन एम्बेसी है या कोई भी एम्बेसी है, वो एक मिनी इंडिया बन जाता है, राइट। तो इज इट आवर डोमेस्टिक टेरिटरी? यस, ओके। नेक्स्ट इज अ बिल्डिंग रेंटेड आउट बाय एन इंडियन टू यूएस एम्बेसी इन इंडिया। अब आपको ये याद रखना होगा, अब कोई भी बच्चा क्या सोचेगा, बिल्डिंग है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, चलो भाई रेंट ही तो करी हुई है, ओन थोड़ी कर रही है यूएस एम्बेसी, चलो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। बट द क्वेश्चन इज
कि यूएस एम्बेसी के पास है वो, और यहाँ पर यूएस एम्बेसी बनी हुई है, और हमने बात की थी कि किसी भी कंट्री में कोई भी एम्बेसी, राइट, जैसे कि यूएस एम्बेसी हो गई तो वो मिनी यूएसए होता है, और अगर वो मिनी यूएसए है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आता। द आंसर इज नो, दिस इज नॉट इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। दो ये इंडिया के अंदर है बट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। नाउ मैंने अभी समझाया, अगर कोई बैंक इंडिया के अंदर है तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, बिकॉज उनको इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है, आरबीआई के लॉज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यस, दिस इज आवर डोमेस्टिक बाउंड्री और डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, जापान एम्बेसी इन इंडिया, नो, दिस इज मिनी जापान, नो, दिस विल बी ऑपरेटेड बाय जापान ओनली। फिशिंग बोट्स ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल वाटर, यस, बिकॉज ये इंडिया की बोट्स हैं, बेशक इंटरनेशनल वाटर्स में हों बट इंडिया की ही कंट्रोल के अंदर हैं, तो इसलिए इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। अगर हमारे को दिया हुआ है कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है? आंसर इज यस, बिकॉज हमने अभी बात की बैंक्स, कंपनीज जो कि कंट्री के गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, फॉरेन गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, तो वो इंडिया की ही टेरिटरी के अंदर आएंगी। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? अ पर्सन who ordinarily resides in a country and has center of economic interest in that country। इसका क्या मतलब है? एक पर्सन, अगर आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, अगर इनकम टैक्स लॉज बीकॉम में जाकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है, बट आपके लिए इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए इस चीज़ को ईजी बना दिया गया है और ये बोला गया है कि वो बंदा जो एक कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा रहता है तो वो उस कंट्री का ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाता है, प्लस उसका वहाँ पर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मतलब जो भी वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, कुछ भी अगर वो कर रहा है तो उसी कंट्री में कर रहा है, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वो कर रहा है उसी कंट्री में कर रहा है। नाउ इसको समझने के लिए हमारे पास बुक्स में कुछ चीज़ें दी गई हैं कि कौन से बंदे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे और कौन से नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है सिटीजन वर्सेस रेजिडेंट। मतलब एक सिटीजन और रेजिडेंट में फ़र्क होता है। एक इंसान एक कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है बट वो किसी और कंट्री का सिटीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन सिटीजन, सपोज आपके पापा किसी बिजनेस प्रोजेक्ट से 2 साल के लिए यूएसए जा रहे हैं, तो वो यूएसए में ही कंजम्पशन करेंगे, यूएसए में ही एक्सपेंडिचर करेंगे। दो वो इंडिया के ही सिटीजन हैं बट वो उन 2 साल के लिए वहाँ के रेजिडेंट बन जाएंगे जहाँ पर भी वो जा रहे हैं। ओके, सो इंडिया का सिटीजन और इंडिया का रेजिडेंट में फ़र्क है। कोई इंसान हो सकता है कि सिटीजन ना हो बट रेजिडेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा। मतलब जो सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर वो आपकी कंट्री में एक ब्रांच खोलती हैं तो वो आपकी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी कंट्री में ऑपरेट कर रही है, दे आर नॉट योर नॉर्मल रेजिडेंट्स, बट Indians working in those branches are normal residents of India, ठीक है। यहाँ पर एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सपोज इंडिया में WHO का ऑफिस है, यहाँ पर एक अमेरिकन काम कर रहा है, मतलब मैम WHO की जो ब्रांच है वो तो इंडिया में है, अमेरिकन काम कर रहा है इंडिया में। नाउ ये डिफ्रेंशिएट होता है 2 बेसिस पे। अगर वो 1 ईयर या लेस के लिए एम्प्लॉयड है तो वो हमारा रेजिडेंट नहीं है, बट द अमेरिकन वर्किंग इन WHO फॉर मोर देन अ ईयर इज आवर रेजिडेंट, ठीक है। वो 1 साल से ज़्यादा हमारी कंट्री में रहेगा।
खाएगा, पिएगा, सोएगा, सब करेगा। अगर वो हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है। बेशक वो अमेरिका का बंदा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर वो 1 साल से कम है तो नहीं। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन मैं कट आउट करना चाहती हूँ। अगर मैं मेंशन कर दूँ, चलो बेटा, अगर अमेरिकन सिटीजन WHO में काम कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन गया, बट अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट जो इंडिया के अंदर है वो क्या होगा मैम, इंडिया के अंदर रह रहा है, तो क्या वो इंडिया का ही हमारा नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? क्योंकि अगर वो कॉन्सुलेट है तो कम से कम 5 साल के लिए तो एम्प्लॉयड होगा। नो, द आंसर इज नो। मतलब कोई भी एम्बेसडर, कोई भी डिप्लोमैट, कोई भी एम्बेसी के अंदर वर्क करता हुआ पर्सन, अगर वो इंसान हमारी कंट्री में रह रहा है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाता। ठीक है, तो मैंने ये मेंशन भी किया है, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स, कॉन्सुलेट्स या फिर कोई भी पर्सन जो इंडिया में रह रहा है सपोज, बट वो इंडिया का नहीं कंसिडर होगा नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि WHO में जो काम करता हुआ अमेरिकन रेजिडेंट है वो तो चलो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, बिकॉज अगर वो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है। बट यहीं पर अगर कोई कॉन्सुलेट, कोई ऑफिशियल, कोई डिप्लोमैट 1 साल से ज़्यादा इंडिया में रह रहा है तो क्या मैम वो भी इंडिया का रेजिडेंट होगा? नहीं, वो तो बेटा गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने उसको भेजा होगा, तो नहीं, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉरेनर्स, जो कि मेडिकल पर्पसेस के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉलीडे के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में आते हैं। सपोज IPL के टाइम पर इंडिया के अंदर बहुत ही सारे फॉरेनर्स आते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप देखो DU से ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत सारे फॉरेन के बच्चे आते हैं, तो वो सारे लोग रह रहे हैं इंडिया में 3 साल के लिए अगर वो डिग्री करने आए हैं, बट क्या वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे? द आंसर इज नो। यहाँ पर भी वो हमें पता है कि 3 साल बाद अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकल लेंगे, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। अगेन, अगर इंडिया या फिर सपोज हम ये मान लेते हैं पुणे के डॉकयार्ड पे अगर कोई वेसल खड़ा है USA का, तो वहाँ पर USA के जो वेसल के क्रू मेंबर्स हैं, सपोज का अगर कोई कैप्टन है, तो क्या वो लोग भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हो गए? नो, हमारे क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स चले जाएंगे, चाहे 1 साल के लिए रहे, चाहे 1.5 साल के लिए रहे, बट चले जाएंगे, है ना? तो वो लोग भी नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेन एम्प्लॉयज फॉर इंस्टॉलेशन पर्पसेस। सपोज इंडिया के अंदर कोई कंपनी है, फॉरेन से कोई इंसान आ रहा है इंडिया में, वहाँ पर एक कंपनी में इंस्टॉलेशन करने के लिए मशीनरीज की, तो क्या वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा? नो मैम, वो इंस्टॉलेशन करेगा और निकल लेगा, तो इसलिए वो रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। नाउ आई नो अभी के लिए ये सारा होच पोच हो रहा होगा, बट अभी हम इनके ना क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको ये इतना इजी लगेगा कॉन्सेप्ट कि आप खुद कहोगे यार समझ में आ गया। चलो बेटा, अब देखते हैं कि इनमें से कौन नॉर्मल रेजिडेंट है और कौन नहीं है। इंडियंस वर्किंग इन US एम्बेसी इन इंडिया। अब डोमेस्टिक टेरिटरी वाले कॉन्सेप्ट को इससे कंफ्यूज मत करना कि अगर वो US एम्बेसी में काम कर रहे हैं मतलब वो मिनी USA में काम कर रहे हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। नहीं, इंडियंस वर्किंग इन US एम्बेसी इन इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंट को चेक करने के लिए आपको ये देखना होता है कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पे अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अगर इंडियंस वर्क कर रहे हैं US एम्बेसी में इंडिया में ही, तो वो हमारे ही नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जापानीज वर्कर इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। वही बात हो गई, जापान का बंदा जापान में ही रह रहा है, बेशक इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा हो, बट जापान में ही तो सब कुछ उसका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी, तो वो जापान का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो नो, ही इज नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, नेक्स्ट, इंडियंस वर्किंग इन UNO ऑफिस फॉर लेस देन अ ईयर इन USA। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर लेस देन अ ईयर। अगर ये लेस देन अ ईयर नहीं होता तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता, बट वो बंदा इंडिया का 1 साल से कम काम कर रहा है किसी जगह पे और फिर वापस आ जाएगा, तो हाँ यार वो हमारा ही नॉर्मल रेजिडेंट है। इंडियन एम्बेसडर पोस्टेड इन UK एम्बेसी ऑफ इंडिया।
ठीक है। अब यहाँ पर भी वही इंडिया का एम्बेसडर इंडिया में ही है, चलो ठीक है, ये हमारा ही नॉर्मल रेसिडेंट है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर देती हूँ। इंडियन एम्बेसडर पोस्टेड इन यूके, चलो ये हटा दिया। इंडियन एम्बेसडर पोस्टेड इन यूके, मैम वो तो यूके के अंदर काम कर रहा है, वो यूके का ही नॉर्मल रेजिडेंट हुआ ना, यूके में ही तो रहेगा। नहीं, हमने पीछे डिस्कशन की कि कुछ रूल ऑफ थंब है, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई स्पोर्ट्स के लिए आ रहा है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, या कोई ऑफिशियल डिप्लोमेट है, कॉन्सुलेट है, मिलिट्री पर्सन है, या कुछ भी ऐसा कोई इंसान अगर किसी और कंट्री में जाकर काम कर रहा है बट स्टिल वो इंडिया का ही बंदा है, तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से ध्यान रखना कि हमने क्वेश्चन को कैसे मोल्ड किया है। ठीक है, स्टिल वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट है। ओके, आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, बिकॉज हमें ये नॉर्मल रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम आगे जो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम समझने वाले हैं वो हमें समझ में आए। अभी के लिए आपको मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन के अंदर से टर्म्स बताए हैं और एक डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट अलग से बताया है। आई होप आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करोगे। गूगल पे जाओ और क्वेश्चन सर्च करो और ज़्यादा बाइफिकेशन करने की कोशिश करो कि कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी है, कौन सी नहीं है, कौन नॉर्मल रेजिडेंट है, कौन नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। सो प्लीज़ गो अहेड एंड लर्न, and thank you for watching this video. Keep learning and keep growing, and if you have any doubt you can mail me and you can text me on Instagram as well, and thank you so much.